हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग कॉलेज प्रेप के इस खूबसूरत से बैच में। सो यार, दिस इज मी हिमानी। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल में डिस्कस किया था हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस को। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में हम कौन कौन से ऐसे एजेंट हैं जो वहां पे पहले तो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकते हैं। इन्फेक्शन होता है क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका जो चेन ऑफ कंट्रोल है, कैसे हम इसको हॉस्पिटल में कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे जो इसका एक था हैंड वॉशिंग को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फर्स्ट टूल होता है कि हम इन्फेक्शन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं या इन्फेक्शन की चेन को कैसे तोड़ सकते हैं, सबसे पहला वो क्या आता है, आपका हैंड वॉशिंग आता है। तो आज हम इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन स्प्रेड कैसे होता है हॉस्पिटल में। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका बेटा, आज का टॉपिक है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग मतलब आपका हॉस्पिटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, इन्फेक्शन है क्या। अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन है क्या, इन्फेक्शन मतलब क्या है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी एंट्री होना हमारी बॉडी में, कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, जैसे आपका बैक्टीरिया होगा, वायरसेस हो गया, फंगाई हो गए, पैरासाइट्स हो गए, इनकी एंट्री हो जाना हमारी बॉडी में, ये क्या होता है, आपका इन्फेक्शन होता है। तो अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन की डेफिनेशन की, तो क्या है, द इन्वेजन ऑफ बॉडीली टिश्यू बाय पैथोजेनिक। कहाँ पे इन्वेजन होना किसी का बेटा, पैथोजन का, कहाँ पे बेटा, हमारी बॉडीली टिश्यू में। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब फिर वो क्या हो जाता है, आपका डिवीजन करना, रिजल्टिंग इन दी टिश्यू इंजरी। जो क्या रिजल्ट करता है बेटा, टिश्यू इंजरी को, दैट कैन प्रोग्रेस टू डिजीज। और वो क्या करता है बेटा, क्या प्रोग्रेस करता है, उसकी वजह से क्या होता है, जैसे टिश्यू इंजरी होगी तो वो डिजीज को कॉज करता है। तो सबसे पहले इन्वेजन हुआ बेटा आपका किसी भी पैथोजन का। कोई भी पैथोजन है बेटा, कोई भी पैथोजन है, पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, आपके कोई भी पैथोजन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, इन्वेजन इन बॉडीली टिश्यू। इन्वेजन हुआ बेटा उनका, इन्वेजन हुआ कहाँ पे, बॉडी टिश्यू पे बेटा, बॉडी टिश्यू पे इनका क्या हुआ बेटा, इन्वेजन हुआ, जिसके बाद उन्होंने क्या करा बेटा, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है, डिवीजन करना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे एक बैक्टीरिया घुसा था, एक बैक्टीरिया ने जाके डिवीजन कर दिया अपना, उसके बाद वो प्रोलिफरेट हो गए, डिवीजन करते गए, और उसने प्रोग्रेस करके क्या कर दिया बेटा, इन्होंने प्रोग्रेस करके क्या कॉज कर दिया, प्रोग्रेस करा टिश्यू इंजरी में, टिश्यू को इंजरी हुई, उसके बाद क्या हो गया हमारी बॉडी के अंदर, टिश्यू इंजरी के बाद डिजीज कॉज कर दी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेक्शन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वेजन मतलब एंट्री करना, ठीक है, इन्वेड हो जाना, इन्वेड मतलब अंदर घुस जाना, ये घुसी हमारी बॉडी टिश्यू में, जहां जाके ये प्रोलिफरेट करे। प्रोलिफरेट मतलब एक से दो बन जाना। ठीक है, तो एक ऐसा तो नहीं है कि एक ही इन्फेक्शन, एक ही वायरस गया, वायरस ने जाके प्रोलिफरेट कर दिया, आगे जाके डिवीजन करा, उसके बाद वो प्रोग्रेस होके उसने क्या कर दिया, टिश्यू इंजरी करी, हमारी टिश्यू को जैसे डैमेज किया, उसने क्या कॉज किया बेटा, हमारी बॉडी में डिजीज को कॉज किया। ठीक है, ये क्या है पूरा आपका इन्फेक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हम इन्फेक्शन की प्रिवेंशन की अगर बात करते हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंशन रेफर्स टू दी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर यूज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन स्पेशली इन हॉस्पिटल एंड ह्यूमर और एनिमल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। ठीक है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन मतलब क्या है, ये जो इन्फेक्शन की एंट्री हो रही है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हो रही है, इसको पहले ही बंद कर देना, इसको स्प्रेड होना, जो इसका रिस्क है उसको स्प्रेड कर देना। जैसे आपको पता है वायरसेस की एंट्री हो सकती है, तो हमने बोला हर प्रोसीजर से पहले हम हैंड वॉशिंग करेंगे, हम प्रॉपर मास्क का यूज करेंगे। ठीक है, जो जो ट्रांसमिशन अभी हम पढ़ेंगे, ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, कैसे इनकी एंट्री होती है, कैसे इनकी एग्जिट होती है, कैसे ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इन सबको, तो इस सबको खत्म करना, इनको प्रिवेंट करना ही क्या कहलाता है, आपका इन्फेक्शन प्रिवेंशन कराता है। हमने बोला वो जो एंट्री है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन की, ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है उसको कम करना, उसको स्प्रेड होने से कम करना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रिवेंशन बोलते हैं। ये आगे जाके अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा हमारे कुछ टर्म्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, या जो टर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका एंटीसेप्टिक क्या होता है, एसेप्सिस क्या होता है,
ठीक है। ऑटोक्लेविंग क्या होता है? ऑटोक्लेविंग एक प्रोसीजर होता है आपका। ये सारे वो टर्म्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम एंटीसेप्टिक की बात करते हैं तो आपने घर में सुना होगा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, आपने देखा होगा घर में बोलते हैं कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, जैसे हम डेटॉल वगैरह यूज करते हैं, वो क्या है आपके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? एक ऐसे एजेंट दैट विल इनहिबिट, इनहिबिट मतलब मारना, इनहिबिट कर देना द ग्रोथ ऑफ, जैसे ग्रोथ हो रही है ग्रोथ को खत्म कर दे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनहिबिट करना विदाउट नेसेसरी किलिंग देम। उनको मारते नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको जिंदा मार देंगे, ठीक है, ये मारते नहीं है आपके एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या करते हैं? उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, उनको ग्रो नहीं होने देते। ऐसा नहीं कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे तो उसको किल कर देंगे, किल ये नहीं करते बट उसको बढ़ने नहीं देते। ग्रो करना मतलब उसका डिवीजन नहीं होने देते। ठीक है, ये आपका एक बैक्टीरिया है, तो इसको ग्रो, ग्रो मतलब क्या होता है? एक से दो बनाना, ठीक है, ये ग्रो करना, डेवलपमेंट करना, इसका साइज का बड़ा होना। तो इसको ये जो ये साइज है ना इतने पे, इसको दो नहीं होने देगा, दो से इसको तीन नहीं होने देगा, इसकी ग्रोथ को यहीं पे मार देगा, उसको हम एंटीसेप्टिक कहते हैं। एंटीसेप्टिक क्या है? ऐसे एजेंट है जो इनहिबिट करते हैं, हमने बोला जो इनहिबिट करते हैं बेटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या करते हैं? ये इनहिबिट कर देते हैं विदाउट किलिंग दैम, उनको मारते नहीं है। नेक्स्ट आपका एसेप्सिस आता है। एसेप्सिस मतलब क्या होता है? बताए, फ्री, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, हम बोलते हैं ना एसेप्सिस, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है। एसेप्टिक टेक्निक्स मतलब फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी टेक्निक को हम बोलते हैं आपका एसेप्सिस। एसेप्सिस मतलब होता है बेटा आपका फ्रीडम फ्रॉम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन फ्रीडम मतलब फ्री है उससे, ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेक्ट विद ऑर्गेनिज्म, और ये प्रिवेंट करता है कि आप कॉन्टेक्ट करेंगे इन्फेक्शन से। बेसिकली इसका मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका एसेप्सिस बोलते हैं। तो पहला आपका एंटीसेप्टिक था, का सेप्सिस था। देन है आपको ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग ऐसी ऐसी प्रोसेस होती है जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। ठीक है, कि स्टरलाइजेशन होता है बेटा, स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल्स, जो हमारे आर्टिकल्स हैं बाय स्टीम, इसके अंदर हम स्टीम रहते हैं अंडर, हम देखेंगे ऑटोक्लेविंग अंडर, ठीक है, प्रेशर बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। हम इसमें ऑटोक्लेव को बेटा यूज करते हैं, ऑटोक्लेव की हेल्प से हम क्या करते हैं? जो हमारे आर्टिकल्स हमने यूज करे थे पेशेंट, अब ऐसा तो नहीं ना कि हम एक पेशेंट का प्रोसीजर करने गए, हमने आर्टिकल यूज करे, उसके बाद हम आर्टिकल को फेंक देंगे, क्योंकि आर्टिकल्स तो महंगे आते हैं, नए नए तो हम लोग रोज नहीं ले सकते। तो उसको हम स्टरलाइज करते हैं, उसका प्रोसेस होता है जिसको हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो ऑटोक्लेविंग आपका एक ड्रम सा होता है जिसके अंदर हम स्टीम रखते हैं, उस पर उसके प्रेशर होता है, उसमें 121 प्रेशर के अंदर हम सारे आर्टिकल्स को डालेंगे, उसके अंदर उनको, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल कर दिया जाता है। ठीक है, तीन आपको समझ में आ गए, पहला एंटीसेप्टिक था, सेप्सिस था, देन आपका ऑटोक्लेविंग। आगे हम आगे और डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट आपका है बायो हजार्ड्स वेस्ट। बायो हजार्ड्स वेस्ट क्या है? वैसे इसको हम बीएमडब्ल्यू जब पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट, उसमें भी हम बायो हजार्ड्स वेस्ट को पढ़ेंगे। देन आपका कंटामिनेशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, क्रॉस इन्फेक्शन क्या है, ठीक है, डीकंटामिनेशन क्या है आपका, डिसइंफेक्शन क्या है बेटा, और इन्फेक्शन क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बायो हजार्ड्स वेस्ट, बायो हजार्ड वेस्ट का मतलब क्या होता है? इट टब्स, ये क्या होता है? आइटम्स होते हैं कंटामिनेटेड विद ब्लड, जो ब्लड के साथ कंटामिनेटेड है, बॉडी फ्लूइड के साथ। बायो हजार्ड्स मतलब जो हमारी बॉडी के सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, बायो हजार्ड्स का मतलब वो कंटामिनेटेड, जो किससे कंटामिनेटेड है बेटा? या तो उसमें हमारे ब्लड लगा हुआ है, जैसे आपने किसी की सर्जरी हुई उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा जिसमें ब्लड लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें ब्लड लगा है, या हमारी बॉडी का कोई फ्लूइड लगा है, सिक्रीशन या एक्सक्रीशन, वो फ्लूइड जो है, जैसे आपकी बैंडेज है, आपने किसी का बैंडेज चेंज करने गए आप, ठीक है, किसी की बैंडेजिंग करने गए, किसी की ड्रेसिंग करने गए, तो उस ड्रेसिंग में उसका डिस्चार्ज लगा है, उसकी बॉडी के फ्लूइड्स लगे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बायो हजार्ड्स वेस्ट बोलते हैं। ये जब अभी हम बायो मेडिकल वेस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जो आपका बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट एक प्रोसीजर है, पूरा आपका पूरा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, उसमें हम देखेंगे बायो हजार्ड्स जो वेस्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, वहां पे क्या करेंगे हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है बेटा? कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अनक्लीन।
कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें आप कंटामिनेशन मतलब अनक्लीन हो जाते हैं, ठीक है। ये कंटामिनेट हम बोलते हैं ना कि ये कंटामिनेटेड है, इसको हम स्टरलाइज करवाना पड़ेगा। तो कंटामिनेशन मतलब क्या होता है, अनक्लीन होना है, कोई भी चीज जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ ऐसी चीज लगी है जो अनक्लीन हो गया है। नेक्स्ट आपका होता है क्रॉस इन्फेक्शन, मतलब मुझसे तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन गया या किसी दूसरे पर्सन से मेरे अंदर इन्फेक्शन आ गया। क्रॉस मतलब एक दूसरे से क्रॉस हो जाना। तो क्रॉस इन्फेक्शन क्या, इन्फेक्शन ट्रांसमिट बिटवीन द इंडिविजुअल इन्फेक्टेड विद द डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्रॉस इन्फेक्शन मतलब किसी आपका क्या है, कोई भी इन्फेक्शन जो ट्रांसमिट हो रहा है किसी इंडिविजुअल को इन्फेक्टेड डिफरेंट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई डिफरेंट पैथोजेनिक इन्फेक्शन है, जैसे हमने कोई प्रोसीजर किया, ठीक है, हमने कोई प्रोसीजर किया, उसमें आपने अपने हाथ को क्लीन नहीं किया और आपके हाथ में कोई पैथोजेंस थे और वो पेशेंट के अंदर एंटर हो गए, ठीक है, तो क्रॉस इन्फेक्शन हो गया, आपसे उसमें इन्फेक्शन चले गया, तो वो क्रॉस इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है आपका डीकंटामिनेशन, मतलब जो कंटामिनेशन है उसको अनक्लीन को क्लीन करना, ठीक है। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, यहाँ इसमें क्या होता है आपका, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम रिमूव करते हैं फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल क्या होंगे आपके बेटा, जैसे कोई फंगस है, कोई वायरस है, सच एस ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स और रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको हमने, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट में ब्लड लगा था, ठीक है, हमने उसको रिमूव करवा दिया, उसको स्टरलाइज करवा दिया, तो क्या करना है, उसको प्रोसेस को रिमूव करना है। कोई भी फॉरेन जो मटीरियल है, जैसे कंटामिनेशन मतलब गंदा हो गया, ठीक है, ब्लड लग गया, आपके ग्लव्स में ब्लड लग गया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कंटामिनेशन हो गया। डीकंटामिनेशन मतलब अब उसको फ्री करना, उससे रिमूव करना, जो भी फॉरेन मटेरियल उसमें लगा है उसको रिमूव करना, उसको हम डीकंटामिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिसइंफेक्शन, मतलब प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉय, इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस, अगर कोई पैथोजन है, जब हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं उसको डिसइंफेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन मतलब डिजीज का स्टेट, इन्फेक्शन क्या है, अ डिजीज स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्वेजन एंड ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स। इन्फेक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन एंटर कर जाता है या इन्वेड कर जाता है, उसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। डिसइंफेक्शन उसी पैथोजन्स को जब हम डिस्ट्रॉय करते हैं या मारते हैं, उसी को हम डिसइंफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गए सारे वर्ड्स। नेक्स्ट आपके बेटा, नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल आइसोलेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आपका, इन्फेक्शन कंट्रोल है, देन है आपका आइसोलेशन, देन है आपका मेडिकल एक्सेप्शन, देन है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला इन्फेक्शन कंट्रोल, वो जो इन्फेक्शन हो रहा है उस पैथोजन को, एक ऐसा प्रोसीजर जो प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से, उसको हम इन्फेक्शन कंट्रोल बोलते हैं। जैसे हमने हैंड वॉशिंग करी, हमने पूरा, जैसे आपने देखा होगा जब वो हो रहा था, कोरोना था, उस टाइम पे हम पीपीई किट पहन रहे थे। पीपीई किट मतलब क्या था, आपका प्रोटेक्टिव पर्सनल इक्विपमेंट, ठीक है, जो हमें पर्सनली इक्विपमेंट जो है आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। तो हमने जैसे उसमें आपका पीपी किट में पूरा आता था, पूरी पीपी किट आते थे, सनग्लासेस आते थे, मास्क आते थे, आपके ग्लव्स आते थे, गाउनिंग आती थी, आपके जो आपके शू कवर आते थे, सब कुछ आता था। तो ये सब क्या होते हैं, आपको ये सब क्या है, इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करेंगे कि हमें पेशेंट से इन्फेक्शन ना हो। जैसे हैंड वॉशिंग हो गया आपका प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपर आप मास्क लगा के जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, ये क्या है आपका इन्फेक्शन कंट्रोल। एक ऐसी प्रोसेस जहां पे आप इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको आइसोलेट कर देना, उसको सेपरेट कर देना, ताकि इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड ना हो। तो तुमने देखा होगा जब कोविड हो रहा था, आपने दो वर्ड बहुत सुने होंगे, आइसोलेशन और क्वारंटीन, ठीक है, क्वारंटीन और आइसोलेटेड कर देना। तो क्वारंटीन में तो हम क्या करते थे, जो पेशेंट इन्फेक्टेड नहीं है उसको क्वारंटीन कर देना। जैसे मुझे अभी हुआ नहीं है कोविड, मुझे क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, मुझे कोविड हुआ नहीं है बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं दिल्ली से गई घर, तो उन्होंने मुझे क्वारंटीन कर दिया कि हो सकता है। आइसोलेशन मतलब आप अभी मुझे हो गया है, ठीक है, मुझे कोविड हो गया है पर मेरी फैमिली को ना हो, इस वजह से मुझे आइसोलेट कर दिया 15 दिन के लिए। क्वारंटीन में हमें हुआ नहीं था, हमें पहले ही कर दिया था कि हो ना जाए। पर आइसोलेट मतलब क्या हुआ, आपको हो गया है फिर आपको आइसोलेट कर दिया। जैसे टीबी का पेशेंट है, कोई टीबी का पेशेंट है जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी पूरी कम्युनिकेबल डिजीज है, पूरी फैमिली को ना फैले, उसको पहले ही आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है। हो गया उसको टीबी, ऐसा तो नहीं कि होगा। क्वारंटीन मतलब हुआ नहीं है, आपको रिस्क हो सकती है, पर आइसोलेशन में आपको हो गया है दूसरों को स्प्रेड होने से रोकने से, ठीक है। तो आइसोलेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यहाँ पे देख, जैसे मैंने बोला हम सेपरेट करते हैं इन्फेक्टेड पर्सन को
फ्रॉम दी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, किससे? नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, विच विल प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, जो क्या प्रिवेंट करता है बेटा? ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेडिकल एसेप्सिस, मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री ऑफ लिविंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ऐसे स्टेट जहां पे आप बीइंग फ्री, ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एस, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, आपके फंगाई हो गए, एंड आपके वायरसेस हो गए। ये क्या है? आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस हैं जो लिविंग हैं। ठीक है, जो जिंदा है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसमें क्या क्या आता है आपके? जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, पैरासाइट्स, ये सब क्या होते हैं? आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स और हैं बेटा आपके। नेक्स्ट टर्म्स की अगर हम बात करें, देखो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, ये तो पूरा एक टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे भी। पैथोजेंस क्या होते हैं, फिर है आपके फेगोसाइट्स, साइटोसिस क्या होता है, और इसके प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले नोजोक्रोमियल इन्फेक्शन मतलब क्या होता है? इसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? HAI भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है HAI मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब हॉस्पिटल ने जो इन्फेक्शन दिया है, एक्वायर्ड मतलब हॉस्पिटल में जो एक्वायर्ड हुआ है, मतलब पेशेंट जब एडमिट हुआ था को तब कोई इन्फेक्शन नहीं था, बट क्या हुआ उसको? एन इन्फेक्शन whose development is favored by किसके? फेवर्ड बाय द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। मतलब जब पेशेंट आया था तब उसको कोई इन्फेक्शन नहीं था, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, इसको कब मानते हैं हम? कंसीडर करते हैं 48 आवर्स बाद। मतलब पेशेंट जब एडमिट हुआ उसके 48 आवर्स बाद जब उसको कोई इन्फेक्शन हो गया हॉस्पिटल में, मतलब वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, अगर 48 आवर्स से पहले हुआ है मतलब तो पेशेंट खुद ही लेके आया था। हॉस्पिटल एक्वायर्ड मतलब हॉस्पिटल के एनवायरमेंट की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नोसोकॉमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं? वही अ माइक्रोब दैट हार्मफुल एंड कैन कॉज एन इन्फेक्शन। एक ऐसे पैथोजेंस या ऐसे माइक्रोब्स जो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं और जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं, वही आपके बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब उसको खा देना। फेगो और साइटोसिस मतलब उस सेल को खा देना। तो ये क्या होता है बेटा? द इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब खा देना और बैक्टीरिया अदर मटीरियल बाय दी फेगोसाइट्स एंड एम्ब्रियोइड आपके प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो इंजेक्शन मतलब जैसे हमारी बॉडी में कुछ फेगोसाइटोसिस सेल होती है, जैसे हमारी डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज के अंदर कुछ फेगोसाइट सेल होती है, जो क्या करती है? जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है उसको खा देती है, उसको इनग्लफ कर देती है। ठीक है, जैसे ही वो हमारी बॉडी में आएगा उसको मार देंगे, उसको खा देंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिकॉशन। प्रिकॉशन मतलब क्या है बेटा आपका? कोई भी ऐसी चीज जो डेंजर और फेलियर होने से हमें प्रिवेंट करिए। तो कोई भी एक्शन टेकन इन एडवांस, एडवांस में कोई एक्शन आप ले रहे हैं टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी पॉसिबल, क्या प्रोटेक्ट करने के लिए? डेंजर, फेलियर और इंजरी, कोई भी डेंजर, फेलियर और इंजरी से प्रिवेंट होने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या बोला? प्रिकॉशंस मतलब क्या है? पहले हम प्रिकॉशन ले रहे हैं कि कोई भी अगेंस्ट दी पॉसिबल, आपको लग रहा है कोई डेंजर, जैसे हमने बोला कि जब कोरोना आ रहा था तो कोरोना से पहले ही हम लोगों ने क्या कर रहे थे? प्रिकॉशन के लिए हम मास्क लगा रहे थे और हैंड वॉश करके रख रहे थे, और पूरे जो पूरा हमारा था उसमें हमने क्या कर दिया था? लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन क्यों लगाया? प्रिकॉशन के लिए, क्योंकि डेंजर था हमें। जैसे इंडिया पे पता चल गया था कि हमारे जो पीएम, उसको पता चल गया था अगर मैंने क्वारंटीन नहीं कराया, लॉकडाउन नहीं कराया, तो क्या हो सकता है? लोगों को स्प्रेड हो सकता है, जान जा सकती है। तो पहले ही हम प्रिकॉशन ले रहे हैं जिसके लिए, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपका प्रिकॉशन। नेक्स्ट है बेटा आपका प्रोफेलाइटिक। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं आपके, देखो ये टर्म्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इतने सारे टर्म्स आपके लिए लिख के लेके आई हूँ। तो नेक्स्ट है आपका प्रोफाइलेक्टिक, फिर है आपका प्रूलेंट क्या होता है, नेक्स्ट है आपका रिजर्वॉयर क्या होता है, नेक्स्ट है आपका सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, स्टेराइल फील्ड मतलब क्या होता है। देखो प्रोफाइलेक्टिक मतलब क्या होता है, का मतलब है बेटा अब मेडिसिन और कोर्स ऑफ एक्शन यूज टू प्रिवेंट द डिजीज।
प्रिवेंट द डिसीज मतलब क्या है, जैसे आपका हम क्या करते हैं, जैसे बेबी बॉर्न होता है उसको क्या देते हैं, बीसीजी का इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है, बीसीजी की वैक्सीन लगा देते हैं, ओपीवी की वैक्सीन लगा देते हैं। क्या उसको ओरल पोलियो हुआ है अभी? क्या उसको बीसीजी की, अगर हम बात करते हैं बीसीजी किससे प्रिवेंट करता है, आपका टीबी से, ठीक है, तो क्या उसको हुआ है अभी हेपेटाइटिस? नहीं हुआ है, तो हम प्रोफाइलाइटिक मतलब होगा, अगर हमने नहीं दिया तो हो सकता है, तो हम उसको पहले ही प्रोफाइलैक्सिस दे देते हैं कि होना, बच्चे को बाद में होना। जैसे मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो हम उसको टाइफाइड के इंजेक्शन या टाइफाइड की टैबलेट देते हैं, आयरन की देते हैं, कैल्शियम की, तो वो प्रोफाइलैक्सिस होते हैं। प्रोफाइलैक्सिस मतलब प्रिवेंट करने के लिए डिजीज को हमने पहले ही दे दिया, ठीक है। वैसे ही हम वैक्सीन लगा लेते हैं बचपन में कि हमें बाद में होना, तो इसलिए हमने वैक्सीन ले ली, ठीक है। जैसे हमने वैक्सीन ले ली, कोरोना की प्रोफाइलैक्सिस लगा ली, बूस्टर भी लगा ली कि कोरोना हमें होना, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। प्रूलेंट क्या होता है बेटा, आपका डिस्चार्ज होता है, कंटेनिंग डिस्चार्ज होता है जिसमें आपका पस होता है। प्रूलेंट मतलब होता है पस, जिसके अंदर आपका पस भरा होता है, एक ऐसा डिस्चार्ज। देखो आपका एक एक्सुडेंट होता है, एक आपका ट्रांसुडेंट होता है। ट्रांसुडेंट मतलब क्लियर फ्लूइड, एक्सुडेंट मतलब जिसके अंदर क्या होता है, आपका पस होता है। तो प्रूलेंट हमेशा ही क्या होता है, एक ऐसा डिस्चार्ज जिसके अंदर आपका पस भरा होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ पस। नेक्स्ट है आपका रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर मतलब क्या होता है, सोर्स, द इन्वायरमेंट इन विच द इन्फेक्शन एजेंट नॉर्मली लिव्स एंड मल्टीप्लाइज। एक रिजर्वॉयर मतलब जहां पे, जैसे अब क्या है, मेरे अंदर क्या हुआ, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है, जैसे मेरे रेस्पिरेटरी में, जो हमारी पोर्टल ऑफ एंट्री है, कहाँ से आ सकते हैं वो, हमारे नोज से, रेस्पिरेटरी से आ सकते हैं। तो एक ऐसा रिजर्वॉयर मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट देना हमारे माइक्रोब्स को कि जहाँ पे वो रह सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे, जब हम पोर्टल ऑफ एंट्री पढ़ेंगे, कैसे एंट्री होती है इन्फेक्शन की, वहां पे हम रिजर्वॉयर का नाम सुनेंगे। रिजर्वॉयर मतलब सोर्स, उसको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको सोर्स दे देना कि यहाँ पे वो रह सकते हो और यहीं पे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको हम रिजर्वॉयर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब क्या होता है, सेपरेट करना, सेपरेट और आइसोलेट फ्रॉम दी अदर फॉर्म और आ मेन बॉडी और दी ग्रुप, ठीक है। सेग्रीगेशन मतलब आइसोलेट कर देना, सेपरेट कर देना किसी को। नेक्स्ट है स्टेराइल फील्ड, मतलब क्या होता है, द एरिया डिक्लेयर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर इन्फेक्टिव एजेंट। स्टेराइल फील्ड, जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहीं पे आपको लिखा होता है स्टेराइल फील्ड। स्टेराइल मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप ऐसा प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जैसे आप यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने जा रहे हैं या पेरिनियम केयर करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपकी दो ट्रे बनती है, एक स्टेराइल ट्रे, एक आपकी क्या बनती है, एक फ्री, एक तो वैसी ट्रे बनेगी, एक स्टेराइल ट्रे। स्टेराइल ट्रे मतलब क्या होता है, ये पूरी फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फ्री स्टेराइल फील्ड क्या होती है, एक ऐसी फील्ड, एक ऐसा एरिया जो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, जो फ्री फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम स्टेराइल फील्ड बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये टर्म्स आपको क्लियर हुए होंगे बेटा। नेक्स्ट है आपका कौन कौन से आपके ऐसे पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने बोला बैक्टीरिया है आपका, सबसे पहले क्या है आपका, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, बैक्टीरिया, वायरसेस। तो ये क्या है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, बैक्टीरिया हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका वायरसेस, वायरस। नेक्स्ट है आपका फंगाई। नेक्स्ट है आपका प्रोटोजोआ। ये क्या है आपके प्रोटोजोआ, ठीक है, ये सारे क्या है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ इन्फेक्शन, कि हमारा जो इन्फेक्शन है उसका नेचर क्या है। तो नेचर और इन्फेक्शन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं एवरीवेयर, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एग्जिस्ट करते हैं बेटा एवरीवेयर। तो इन वाटर, ये वाटर में भी होते हैं बेटा, ये सॉइल में भी होते हैं और हमारी बॉडी के सरफेसेस पे भी होते हैं। सरफेस मतलब ये, तो हमारी, जैसे हम जब भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो सच एज द स्किन, जैसे हमारे स्किन में भी होते हैं, हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक में भी होते हैं, एंड अदर एरियाज ओपन टू दी आउटसाइड। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे माउथ के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी, वजाइना में भी और लोअर यूरिनरी ट्रैक में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हमने बोलते हैं हमारी बॉडी में, या हर जगह ये एग्जिस्ट करते हैं, एवरीवेयर, वाटर में भी, सॉइल में भी, बॉडी सर्फेसेस में भी, हमारी स्किन में, इंटेस्टाइन में, रेस्पिरेटरी में, ठीक है, हर जगह ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मलेस। बहुत सारे ऐसे माइक्रो, क्योंकि हमारी बॉडी में सब जगह होते हैं, बट मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, वो हमें कुछ हार्म नहीं करते। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं है, बट वो क्या है, हार्मलेस है, ठीक है, वो हार्म नहीं करते। मोस्ट ऑफ दी क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। और क्या करते हैं, एंड सम आर इवन बेनिफिशियल, कुछ तो हमारे बेनिफिशियल भी होते हैं बेटा।
एंड दे परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन इन दी बॉडी। जैसे आपने सुना होगा इंटरबैक्टीरियल, ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, प्रोड्यूस सब्सटेंस कॉल्ड बैक्टीरियोसिंस विच आर लीथल टू रिलेटेड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो बहुत सारे क्या होते हैं हमारी बॉडी के बेनिफिशियल भी होते हैं और कुछ हमें हार्म, मतलब हमारी बॉडी में है बट वो हमें हार्म नहीं कर रहे। कुछ तो बेनिफिशियल है, कुछ हमारी बॉडी में है तो वो हमें हार्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने नेचर ऑफ इन्फेक्शन क्या है हमारा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। देखो नेक्स्ट है आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन की चेन क्या है, कैसे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन होता है, अगर हम चेन की बात करें बेटा, सबसे पहले आपका क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। देखो कोई भी पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, जैसे कोई भी इन्फेक्शन आपका बैक्टीरिया वायरसेस हो गए। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर मतलब जहां पे हमने बोला था भी सोर्सेज, जहां पे वो रहेंगे और जहां पे वो मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है आप पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब वो एग्जिट करेंगे हमारी बॉडी से। एग्जिट कहाँ से कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया हमारा, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक हो गया हमारा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल होगा हमारे स्वेटिंग से। ये क्या है, इसकी पोर्टल ऑफ क्या है, एग्जिट है बेटा। दूसरा हमने बोला मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब कहाँ से ट्रांसमिट हो सकते हैं, जैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हो सकते हैं, आपके डायरेक्टली एयरबॉर्न हो सकते हैं, सारे क्या हो सकते हैं हमारे, तुमने देखा होगा कहाँ से, अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एंट्री, कहाँ से ये हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। फिर है आपका ससेप्टिबल होस्ट, कौन होस्ट बन सकता है, देखो जिसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, जिसकी लो इम्यूनिटी होती है वो इसका होस्ट बन सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में आज। सबसे पहले आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन में सबसे पहले आता है आपका इन्फेक्शन, कि सबसे पहले आपका कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी पॉजिटिव एजेंट, कोई भी पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव एजेंट मतलब क्या होता है, जो कॉज करता है इन्फेक्शन को, ठीक है, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, कोई भी हो गया, ठीक है। अभी कोरोना का वायरस मान लो, जैसे कोई कोरोना का वायरस है, इज एन इन्वेजन ऑफ बॉडी टिश्यू, जो क्या करता है, इन्वेजन करता है बॉडी टिश्यू में बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इससे थ्रू बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रोलिफरेशन, वहां पे क्या होता है, इसका प्रोलिफरेशन होता है। और जिसके क्या होते हैं बेटा, 6 लिंक्स होते हैं, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। मेड अप द चेन ऑफ द इन्फेक्शन, जो चेन बनाता है, दीज आर एज फॉलोस। अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो इन्फेक्शन क्या है, इन्वेजन होना हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी चीज का इन्वेजन हमारी बॉडी के अंदर होना एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका कोई भी बैक्टीरिया होगा, वायरसेस हो गया, फंगाई होगा, पैरासाइट हो गया, कोई भी पॉजिटिव एजेंट जो हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। अब चेन ऑफ इन्फेक्शन में 6 चीजें हमारी आती है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट में हमने देख लिया कि कोई भी, फॉर एग्जांपल आपका बैक्टीरिया है और वायरसेस है और फंगा। रिजर्वॉयर मतलब क्या होता है बेटा, सोर्स, सोर्स मतलब अ होस्ट विच अलाउ, कोई भी ऐसा होस्ट जो इसको अलाउ कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कि वो रह सके वहां पे, लिव करने के लिए, एंड पॉसिबली ग्रो, और वो क्या करे वहां पे, ग्रो करे एंड मल्टीप्लाई, और क्या करे, मल्टीप्लाई, ठीक है। सोर्स और रिजर्वॉयर मतलब एक ऐसा होस्ट जो उसको अलाउ कर रहा है रहने के लिए, दूसरा पॉसिबली वो ग्रो करे और वहां पे वो मल्टीप्लाई करे, ठीक है। जैसे आपके ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस के अंदर भी होता है, जैसे आपके एनिमल्स हो गए। एंड द इन्वायरमेंट ऑल कैन बी ऑल बी अ रिजर्वॉयर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे या तो हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी हो सकते हैं, आपके एनिमल्स के अंदर भी हो सकते हैं। और इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट ऑल्सो लव दी, ठीक है, उनको ऑल्सो अलाउ करता है वो भी कि वो रह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके सोर्सेस हैं। सबसे पहले कोई भी पॉजिटिव एजेंट, उसके बाद सोर्स, यहाँ पे एक ऐसा होस्ट जो उनको अलाउ करता है कि वो वहां पे आके रहे, वहां पे आके ग्रो करें और वहां पे आके वो मल्टीप्लाई करें। यहाँ तक क्लियर हो गया, 2 चेन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट आपका आता है बेटा पोर्टल ऑफ एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब क्या होता है, जहां से वो एग्जिट करेंगे, जैसे अ पाथ फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम द होस्ट, ठीक है। ऐसा पाथ जो क्या, जहां से जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एस्केप करेगा, एस्केप मतलब जहां से बाहर निकलेगा, एक ऐसा रास्ता जहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिट। पोर्टल ऑफ एग्जिट मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलना, एग्जिट करना। तो ये क्या है, ऐसा पाथ होता है जहां से एस्केप करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो भी होस्ट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो आपका ह्यूमन है, चाहे इन्वायरमेंट है, जहां से वो एग्जिट कर रहा है। जैसे आपका ब्लड से एग्जिट कर सकता है बेटा, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से, मैंने बोला था स्किन से कर सकता है,
स्किन में आपकी स्वेटिंग होती है, स्किन से बाहर जा सकता है, म्यूकस से, म्यूकस मेम्ब्रेन से, और जेनाइटो यूरिनरी, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी से, ट्रैक से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से बेटा आपका स्टूल के थ्रू, यूरिन के थ्रू, एंड द ट्रांसप्लांट, दूसरा क्या है, एंड द ट्रांसप्लांटेशन रूट ऑफ द मदर टू हर अनबॉर्न इन्फेंट आर सम एग्जाम्पल्स, ठीक है, जैसे आपके प्लेसेंटा के थ्रू भी बाहर जा सकता है। जैसे कॉमन स्केप अगर हम रूट की बात करें, जैसे आपका द स्किन से, म्यूकस मेम्ब्रेन से जा सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से, जेनेटो यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, और ब्लड एंड सीरम से। तो यहाँ सारी जगह से, जैसे इसमें क्या है आपका यूरिन के थ्रू जा सकता है बेटा, ठीक है, गैस्ट्रो से, इसमें फीसेस मतलब स्टूल के थ्रू जा सकता है, इसमें आपका इंसेक्ट बाइल के थ्रू, स्किन से जा सकता है, अगर आप ब्लड को रिमूव करें ब्लड के थ्रू जा सकता है, बाई कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू जा सकता है, थ्रू एन ओपन लीजन, अगर आपकी बॉडी में कोई ओपन लीजन बन सकता है तो वहां से भी इसकी एग्जिट हो सकती है, ठीक है। तो ये सेकंड क्या, थर्ड क्या था आपका, पोर्टल ऑफ एग्जिट। सबसे पहला क्या था बेटा आपका, सबसे पहले कोई भी पॉजिटिव एजेंट, उसके बाद रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर सोर्सेस, जो होस्ट, एक ऐसा होस्ट जो उनको रहने के लिए जगह दे रहा है, ठीक है, और खाने के लिए घर दे रहा है, और ग्रो करने के लिए घर दे रहा है उसको। नेक्स्ट है पोर्टल ऑफ एग्जिट, जैसे आपके घर में कोई रहने के लिए आया, ठीक है, वो कोई भी इंसान था जो आपके घर में रहने के लिए आया, आपने उसको रहने के लिए जगह दिया, उसके बाद अब उसको बाहर निकलना है, ठीक है, अब वो पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब वो बाहर निकलना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन कौन से ऐसे मोड हैं जहां से हमारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से ऐसे मोड होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से ऐसे मोड हैं जहां से इन्फेक्शन क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। मोड क्या है, सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ट्रेवल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेवल नहीं कर सकते, अपने खुद से वो ट्रैवल नहीं कर सकते, दे रिक्वायर अ व्हीकल, मतलब उनको गाड़ी चाहिए ट्रैवल करने के लिए, टू कैरी देम टू अदर पीपल एंड अदर प्लेसेस, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनको क्या चाहिए बेटा, व्हीकल, मतलब गाड़ी चाहिए, वो खुद से क्या कर सकते हैं, ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हमने बोला यहाँ पे इन्फेक्शन डिजीज, जैसे यहाँ पे क्या है आपका इन्फेक्शन डिजीज एंड इवन सर्टेन कंटानियस डिजीज जो होती है स्प्रेड होती है थ्रू दी फॉलोइंग, कुछ एजेंट ये है, जैसे डायरेक्ट ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, अगर हम किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बेटा, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, जैसे कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती है, ठीक है, आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, ठीक है, उससे क्या हो सकता है, जैसे आपकी कोरोना थी, कोरोना क्या थी बेटा, आपकी एक एयरबोर्न डिजीज थी जो हवा में फैल रही थी, तो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन आता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में, दूसरा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे आपकी कफिंग से हो गया, कफिंग स्नीजिंग, ये आपके ड्रॉपलेट आते हैं बेटा, स्नीजिंग ये आपके ड्रॉपलेट है। नेक्स्ट है आपका कांटेक्ट विद सॉइल, अगर आप सॉइल के कांटेक्ट में, दूसरा है आपका इनोकुलेशन और इनटू स्किन और म्यूकोजा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल, ठीक है, ट्रांसप्लेसेंटल मतलब मदर से बेबी को ट्रांसफर होना कोई भी इन्फेक्शन, ये डायरेक्ट में आता है। उसके बाद बेटा आपका आता है पोर्टल ऑफ एंट्री, अब एंट्री होना, ठीक है, अब क्या है पोर्टल ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री एग्जिट था, एक ऐसा पाथ फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू गेट इनटू अ न्यू होस्ट, जो न्यू होस्ट में जाए, सिमिलर टू द पोर्टल ऑफ एग्जिट, जैसे मेरे अंदर था, मेरे अंदर से बाहर निकल के, जैसे कोरोना था, ठीक है, कोरोना था मुझे हुआ, अब मेरे से उसको दूसरे पे जाना है, तो मेरे वहां से एग्जिट कहाँ से होगा, मेरे अंदर पहले से, तो एग्जिट कहाँ कहाँ से हो सकता है, रेस्पिरेटरी से हो रहा था, तो रेस्पिरेटरी से वो एग्जिट हुआ, अब उसको न्यू होस्ट चाहिए, मतलब वो किसी और पे फैलेगा, तो वो उसमें आप पोर्टल ऑफ एंट्री करेगा। एंट्री भी कहाँ से कर सकता है, आपका रेस्पिरेटरी से कर सकता है बेटा, जेनाइटो यूरिनरी से कर सकता है बेटा, आपके स्वेटिंग के थ्रू कर सकता है। बेसिकली जो इसकी पोर्टल ऑफ एंट्री होती है कहाँ से होती है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती है, इसलिए हमने मास्क लगा के रख सकता है। एक तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है, आपने किसी का हाथ मिलाया तो हो सकती है स्किन से, ठीक है। दूसरा आपकी एयरबोन है, एयरबोन है तो आपका जैसे ड्रॉपलेट हो सकता है, स्नीजिंग से, कफिंग से हो सकता है। तो अब पोर्टल ऑफ एंट्री जैसे एग्जिट हुई मेरी बॉडी से, अब उसको न्यू होस्ट चाहिए तो अब दूसरे में जाएगी, तो उसी तरीके से उसकी अब एंट्री होगी। ससेप्टिबल होस्ट क्या होगा, एक पर्सन जो उसके लिए क्या है ससेप्टिबल है, मतलब उसको ले सकता है। जैसे अगर यहाँ पे 4 लोग हैं, क्या कोरोना पूरे देश को हुआ, नहीं हुआ, उन्हीं को जिनकी इम्यूनिटी वीक थी। ससेप्टिबल होस्ट मतलब जो उसको ले सकता है। अब मेरे साथ 4 लोग खड़े हैं, 4 लोगों में से अगर एक को हो गया तो वो क्या बन गया, उसको होस्ट बन गया, ठीक है। उसको 4 लोग खड़े थे, उसको न्यू होस्ट चाहिए था, मेरे अंदर वो पहले से था, न्यू होस्ट चाहिए था। न्यू होस्ट में जो उसको लगेगा कि इसकी इम्यूनिटी वीक है, इसके अंदर मैं आराम से जा सकता हूँ, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बॉडी भी तो है ना, वो फाइट करेगी। अब तीनों की अच्छे से फाइट करी, 3 की इम्यूनिटी बहुत अच्छे से फाइट करी, उसने उसको मार दिया, पर चौथे वाली की इम्यूनिटी कम थी, वो उसके अंदर अंदर अच्छे से उसकी क्या हो गई, एंट्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका स्टाफ की, अगर हम बात करें यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर आर दी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
बिकॉज दे आर एक्सपोज टू पोटेंशियली इन्फेक्शन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड। तो यहाँ पे हमने बोला जो स्टाफ होते हैं, मेनली जो स्टाफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं, क्योंकि वो सिग्निफिकेंटली रिस्क पे होते हैं, वो एक्सपोर्ट आपके एक्सपोज होते हैं पोटेंशियली। जैसे अब मैं घर पे हूँ तो पर जो स्टाफ है, अगर क्योंकि हॉस्पिटल में तो इन्फेक्टेड पर्सन ही आ रहे, कोई निमोनिया का पेशेंट आए, कोई HIV का पेशेंट आए, तो हम बार बार उसके साथ एक्सपोज होते हैं, तो हमें ज़्यादा रिस्क होती है कि हम क्या बन जाए, हमारे अंदर इन्फेक्शन आ जाए। जैसे कोरोना हो रहा था तो ज़्यादा चांसेस या ज़्यादा रिस्क किसको किसको था, जो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, जो हॉस्पिटल में, उनको तो ज़्यादा रिस्क है। अब हम घर पे बैठे हुए आराम से, क्या हमको रिस्क थी? नहीं थी। जो उनके साथ कांटेक्ट में आ रहे थे उनको ज़्यादा रिस्क थी। तो ये क्या था, आपका पूरा पोर्टल ऑफ आपका चेन ऑफ इन्फेक्शन था। ठीक है, ये क्या था, पूरा चेन ऑफ इन्फेक्शन था। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेकिंग ऑफ चेन। अब ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम उस चेन को? तो ब्रेकिंग ऑफ चेन में सबसे पहले आपका आता है रैपिड एंड एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो हम उस ऑर्गेनिज्म का क्या करवा सकते हैं बेटा, रैपिड एंड एक्यूरेट। सबसे पहले तो हम उसका आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा इन्फेक्शन है। सबसे पहले तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे कोरोना हो रहा था, कोरोना में हम क्या करवा रहे थे बेटा, टेस्ट हो रहा था कोरोना में, हम स्वैब कल्चर ले रहे थे, उससे हम टेस्ट कर रहे थे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है। सबसे पहले तो हमें रैपिड, जल्दी से जल्दी और एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन करना होता है ऑर्गेनिज्म का। तुमने देखा होगा कि हम जल्दी से जल्दी वहां पे कहीं पे भी हम जा रहे थे तो हमें बोल रहे थे पहले कोरोना के टेस्ट करवाओ या कोरोना की रिपोर्ट दिखाओ, तभी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूटीनली सेंड ब्लड कल्चर। यहाँ पे हम रूटीनली सेंड कर रहे थे, ब्लड कल्चर को सेंड करेंगे, उस पर देखेंगे। यूरिन कल्चर के थ्रू आ सकता है, तो यूरिन को, स्किन स्वैप्स स्किन के थ्रू आ सकता है, स्किन को, थ्रॉट स्वैप क्योंकि रेस्पिरेटरी के थ्रू आ सकता है, और ट्रैकियल एस्पिरेट कल्चर। ठीक है, तो इनके थ्रू हम रूटीन सेंड करेंगे। तुमने देखा होगा उस टाइम पे वो नाक से क्या निकाल रहे थे, आपका स्वैब निकाल रहे थे, ट्रैकल स्वैब निकाल रहे थे, या रेस्पिरेटरी से देख रहे थे। तो उसी तरीके से हम भी ब्लड टेस्ट करेंगे, रूटीनली टेस्ट सेंड करवाएंगे ब्लड टेस्ट को। नेक्स्ट, सेंड एंडोट्रैकियल ट्यूब, एंडोट्रैकियल जो ट्यूब होती है, ET ट्यूब, उसकी टिप को, और यूरिनरी कैथेटर टिप, यूरिनरी जो कैथेटर है उसकी टिप को, एंड सेंट्रल लाइन टिप। ठीक है, सेंट्रल लाइन की टिप को फॉर दी कल्चर आफ्टर रिमूवल। जैसे आपने रिमूव करी, जैसे ET ट्यूब लगती है किसी को, ET ट्यूब क्या होते हैं, एयरवे का मेथड होता है। ठीक है, जब किसी को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है तो हम उसको एंडोट्रेकियल के थ्रू क्या करते हैं, उसको रेस्पिरेशन देते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, आपका यूरिनरी कैथेटर। आपने देखा होगा जो लोग क्या है आपके हॉस्पिटल में वो खुद से यूरिन नहीं कर सकते तो उनको यूरिनरी कैथेटर लगता है। दूसरा आपका क्या है, सेंट्रल लाइन लगती है आपकी। ठीक है, ब्लड के लिए सेंट्रल लाइन लगी होती है। जब इनको हम रिमूव करते हैं तो इनकी टिप को हम क्या भेज सकते हैं, इनको सेंड कर सकते हैं, इनकी टिप पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए। ये आप सबसे पहले तो आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट, कंट्रोल और एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन एजेंट इंक्लूडिंग, सबसे पहले हम कंट्रोल करेंगे तो प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं बाय वाटर एंड मैकेनिकल। देखो प्रॉपर क्लीनिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, जैसे वाटर और मैकेनिकल एक्शन, विथ और विदाउट दी डिटर्जेंट्स। ठीक है, या तो डिटर्जेंट के साथ या फिर बिना डिटर्जेंट के हम क्या कर सकते हैं, पूरे हॉस्पिटल की क्लीनिंग कर सकते हैं बेटा। पूरे हॉस्पिटल को हम क्या करवा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा आप इसी के अंदर, तो हमने बोला ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन, ब्रेकिंग कर सकते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन को। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, इसमें हम डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, अभी हमने देखा था डिसइंफेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, आपका स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन, हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, जैसे आपका एक्टिवेटेड ग्लूटाल्डिहाइड। ठीक है, साइडेक्स 2% साइडेक्स से हम कर सकते हैं बेटा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड हम यूज कर सकते हैं। आपका कार्बोनिक सॉल्यूशन 5%, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपका। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर 1%। इससे हम हाई एडवांस क्लीनिंग कर सकते हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं, हाई एडवांस में आपके क्या क्या आता है बेटा, ग्लूटाल्डिहाइड एल्डिहाइड आता है आपका, साइडेक्स जिसको हम बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, कार्बोनिक सॉल्यूशन आता है आपको, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट अगर हम लो लेवल की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है मिथाइलेटेड स्पिरिट आता है 70%, बीटाडीन आता है सॉल्यूशन 10%, और सेवलोन आता है 1%। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, स्टेरिलाइजेशन करवा सकते हैं, डीकंटामिनेशन करवा सकते हैं, ताकि वो जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो टूट जाए। क्योंकि इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही तो किल करना पड़ेगा। तो अगर हम पूरा क्लीन करके रखेंगे अपने सारे प्रोसीजर को, आइटम्स को जो हम यूज कर रहे हैं प्रोसीजर में, तो उससे क्या हो सकता है, हमारा जो चेन ऑफ इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम मेजर करेंगे टू कंट्रोल और एलिमिनेट दी रिजर्वॉयर ऑफ इन्फेक्शन। रिजर्वॉयर मतलब
कौन इन्फेक्शन को सोर्सेस है, कौन सोर्स है इन्फेक्शन का। जैसे एम्प्लॉय हेल्थ, तो हम इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं प्रॉपर ऑफ हेल्थ पर्सन्स, एग्जाम्पल जैसे हेपेटाइटिस और बी वैक्सीन। तुमने देखा होगा जब भी आप हॉस्पिटल में अभी जाओगे, तुम्हें हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन वैक्सीन लगेगी या इंजेक्शन लगेगा, तो पहले हम इम्यूनाइज जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं वहाँ पे उसको इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, ताकि सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। दूसरा एलिमिनेट करेंगे कौन रिजर्वॉयर, जैसे मेरे अंदर रिस्क है इन्फेक्शन होने की, तो मैं पहले ही रिजर्वॉयर मतलब जो उसको पनाह दे रहा है ना, जो मैं ही तो उसको पनाह दे रही हूँ, मेरी वजह से वो औरों को मिल रहा है, तो हम जो उसको सोर्सेस है उसी को हम खत्म कर दें। तो सोर्सेस को कैसे खत्म करेंगे कि उसके अंदर हम इम्यूनिटी दे सकते हैं। तो हम क्या करवा सकते हैं, उसके अंदर पहले ही इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं, जैसे हेल्थ पर्सनल का हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा सकते हैं, रेगुलर चेकअप करवा सकते हैं उनका, अर्ली डिटेक्शन, ताकि हमें हो जाए एनी कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे हम पहले ही रेगुलर चेकअप करवा रहे हैं, तो अगर किसी को टीबी ट्यूबरक्लोसिस की चांसेस है, एचआईवी के चांसेस है, तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा उसकी कम्युनिकेबल डिजीज का। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम वर्क ऑफ पेशेंट कॉन्टेक्ट व्हेन इन्फेक्टेड विद द कम्युनिकेबल डिजीज। अगर आप कोई भी कम्युनिकेबल पेशेंट है उसके साथ काम कर रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम वर्क ऑफ क्लाइंट पेशेंट कांटेक्ट, तो आप पेशेंट के कांटेक्ट में ज्यादा ना आए। ऐसा नहीं कि जब पेशेंट के कांटेक्ट में भी आ रहे हैं तो पूरे आप इक्विपमेंट यूज करें, जैसे अपना पीपीई किट वगैरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या था, पहला तो आप आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्स्ट क्या था आपका मेजर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, एलिमिनेट ऑफ रिजर्वायर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल डिजीज में क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग विद हॉस्पिटल अप्रूव्ड क्लियर डिसइंफेक्शन, एग्जांपल फिनॉल से, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, उसको पूरा क्लीन कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल मतलब पूरे हॉस्पिटल को, क्योंकि हॉस्पिटल एक बार इन्फेक्शन था। नेक्स्ट है थ्रू क्लीनिंग ऑफ बेड, बेड को क्लीन कर सकते हैं, बेड साइड इक्विपमेंट्स को, बिफोर एडमिटिंग न्यू पेशेंट, न्यू पेशेंट को एडमिट करने से पहले, अगर आप कोई न्यू पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं उससे पहले पूरा बेड को क्लीन कर सकते हैं, बेड साइड का जितने भी इक्विपमेंट है सबको क्लीन कर सकते हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेट करेंगे हम मोप्स शुड बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ यूनिट ट्वाइस अ डे। मॉप्स क्या होते हैं बेटा आपके, मॉप्स मतलब होता है जो हम क्लीन करते हैं ना, जैसे बेड वगैरह को, तो उसमें हम हाथ में मोप्स पहनते हैं, वो जो कपड़ा सा होता है उसको मोप्स बोलते हैं। तो उसको आपको सेपरेट करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, ट्वाइस अ डे ही हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसको धोना है, ऐसे नहीं कि हम गंदे कपड़े से ही धो उसको साफ करते जा रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे ही आ जाएंगे। नेक्स्ट है हम क्या कर सकते हैं, डंप डस्टिंग शुड बी डन, ठीक है। बार बार डंप डस्टिंग मतलब डंप कर देना किसी भी चीज को, जैसे गड्ढे में डाल देते हैं ना कोई भी चीज, तो उसको डंप डस्टिंग आपको करनी है। नेक्स्ट ड्रेन शुड बी पेटेंट, ठीक है। अगर किसी का पेशेंट का ड्रेन चल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, तो उसको ड्रेन को ऐसा नहीं कि आपने बहुत दिन तक वहीं रखा है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। तो ड्रेन को आपको जैसे पेशेंट से ड्रेन निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, उसको आपको प्रॉपर ड्रेन करना है, डंप करना है, जितने भी वहां पे क्या है आपके जो भी वहां पे वेस्ट है उसको प्रॉपरली आपने डंप और ड्रेन करना है। नेक्स्ट है आपका हैंडलिंग ऑफ लीलन्स। हैंडलिंग्स को आप लीलन्स जो है उनको कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं, कीप बेड साइड शीट ड्राई एंड क्लीन। जो भी बेडशीट है उनको आपने ड्राई करना है, क्लीन करना है, क्योंकि अगर वो वेट रहेंगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे आ सकते हैं। तो उनको हमने क्या करना है, कीप बार बार क्या करना है, बेडशीट को ड्राई रखना है और क्लीन रखना है। चेंज शीट एवरीडे, जो बेडशीट है उसको हर रोज चेंज करना है, ठीक है। बेडशीट को हर रोज चेंज करना है। डू नॉट शेक ब्लैंकेट एंड लिनन, उनको शेक नहीं करना है, मतलब उसमें कोई रिंकल्स नहीं बने होने चाहिए, ठीक है। उसमें क्या होने चाहिए, कोई रिंकल्स नहीं बने होने चाहिए, तो उनको ज्यादा शेक नहीं करना है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डू नॉट थ्रो देम ऑन दी फ्लोर, उनको इस तरीके से फ्लोर में नहीं फेंकना है, क्योंकि आप फ्लोर में फेंकेंगे तो वहां पे भी क्या हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल्ड लिनन काउंटिंग शुड बी डन इन सेपरेट प्लेस, ठीक है। जो सॉइल्ड लिनन है, अगर कोई सॉइल्ड लिनन है तो उनकी काउंटिंग आपको क्या करनी है, किसी सेपरेट प्लेस पे करनी है। नेक्स्ट है बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल मेजर टू बी टेकन टू अवॉइड देयर एंट्री इनटू अ, जैसे एग्जांपल प्रॉपर हमें क्लीनिंग करके रखनी है ताकि एंट्री ही ना हो। फीडिंग एंड ड्रेनिंग करनी है, प्रॉपर आपको क्लीनिंग करके रखेंगे। अगर हम प्रॉपर क्लीनिंग करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली अवॉइड कर देंगे हम एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट क्लाइंट शुड बी केप्ट इन अ कवर्ड कंटेनर्स, ठीक है। जो पेशेंट की डाइट है वो उसको हम कहाँ पे रखेंगे, एकदम कवर्ड कंटेनर में रखेंगे, क्योंकि पेशेंट डाइट के थ्रू अगर जाएगा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन से उसको इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसको हमें कवर्ड करके रखना है, ऐसे खुले में उसके खाने को नहीं रखना है। कीप फ्लाई ट्रैपर्स और ईच बेड साइड ऑफ पेशेंट। फ्लाई ट्रैपर्स मतलब जैसे ये जो कीड़े कीड़े होते हैं ना आपके, जैसे मक्खी हैं, मच्छर हैं, ये जो फ्लाई ट्रैपर्स होते हैं, इनके लिए आपको क्या रखना है, हर बेड साइड पे ट्रैपर्स रखना है ताकि इनको मार सकें, ठीक है।
नेक्स्ट है आपको पेस्टिसाइड स्प्रे शुड बी अ यूज्ड वीकली, ठीक है। जो भी पेस्टिसाइड स्प्रेस होते हैं ना हॉस्पिटल में, उनको किल करने के लिए वो स्प्रे आपको वीकली क्या करना है, वहां पे यूज करना है। नेक्स्ट है बेटा आपका विजिटर्स कंट्रोल। विजिटर कंट्रोल कंट्रोल में क्या है, ट्रैफिक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर, नर्स एंड सपोर्टिव स्टाफ, ठीक है। ज्यादा आपको ट्रैफिक वहां पे नहीं देखना है। तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में पूरे एक साथ हम लोग ज्यादा को एंट्री नहीं देते, जैसे आईसीयू में तो फिर भी टाइमिंग होती है वहां पे कि आप मिल सकते हैं, जनरल वार्ड में तो फिर भी कम होती है, जैसे प्राइवेट वार्ड होते हैं जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वहां पे आपको ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं होती। जैसे कोविड में तुमने देखा होगा किसी को एंट्री नहीं थी कम्युनिकेबल में, ठीक है, सिर्फ डॉक्टर जा सकते थे, सिर्फ नर्सेस और सपोर्टिव स्टाफ जा सकते थे। कोविड में तुमने देखा होगा हैंडलिंग करने में, जब किसी की डेथ हो रही थी तो भी सिर्फ इतना ही स्टाफ जा रहा था, घर वालों को दिखाई भी नहीं जा रही थी बॉडी, और घर वाले वहां पे जा भी नहीं रहे थे, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ डॉक्टर जा सकते हैं, नर्स और सपोर्टिव स्टाफ जा सकते हैं। बाकी के अगर जाएंगे तो वो इन्फेक्शन लेके आएंगे या इन्फेक्शन कर देंगे पेशेंट को, जिससे इन्फेक्शन ज्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है। अलाउ ओनली वन अटेंडेंट। तुमने देखा होगा 3-4 आवर्स के लिए हम सिर्फ एक ही अटेंडेंट को अलाउ करते हैं। वो लोग टाइम दे देते हैं कि आपको शाम को 4 से 5 मिलने का टाइम है, इस टाइम पे आप लोग पेशेंट से मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट है कीप द डोर्स एंड विंडोज क्लोज। हमेशा डोर और विंडो क्लोज रखनी है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री ना हो, ताकि हम उसको बंद कर देंगे डोर और विंडो को तो ऑटोमेटिकली अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, आपके इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। जैसे हमने ह्यूमन का तो हमने ठीक कर लिया, वैक्सीन लगा दी, पर इन्वायरमेंट को भी तो हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डोर्स वगैरह को हमेशा क्लोज रख सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फोन शुड बी नॉट अलाउड इनसाइड द एरिया। आपको मोबाइल फोन्स नहीं लेके आने। नेक्स्ट है मशीन, जैसे एक्सरे है, इको मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, फ्रॉम आउटसाइड शुड बी क्लीन विद द स्प्रिट बिफोर देयर यूज, ठीक है। यूज करने से पहले हमें उनको बाहर यूज करना है। जैसे किसी का एक्सरे कर रहे हैं हम, इको कर रहे हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, इनको हम पहले से ही क्लीन करके रख के लेके आएंगे बिफोर यूज दी पेशेंट। पेशेंट में यूज करने से पहले आपको इनको प्रॉपर प्रॉपर पूरा क्या करना है, क्लीन करके रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है ब्रेकिंग चेन में, पोर्टल ऑफ एग्जिट। अब जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है उसी का अगर हम प्रिकॉशन करें, जैसे प्रैक्टिस एसेप्टिक प्रिकॉशन लेने की, तो इसमें अवॉइड टेकिंग डायरेक्टली इनटू द क्लाइंट्स। आपको टॉकिंग मतलब उसकी एग्जिट जहां से हो रही है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अवॉइड करना है कि डायरेक्टली आप पेशेंट से ज्यादा बात ना करें, उसके माउथ टू माउथ। ऐसे नहीं पेशेंट बैठा है, आप उसके मुंह पे घुस के आप ऐसे बात करने लगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्या हो सकता है, इन्फेक्शन आ सकता है। तो ऐसे मुंह पे घुस के उसके बात नहीं करना है, अवॉइड करना है आपको कि आप डायरेक्टली पेशेंट के इनटू द क्लाइंट माउथ टू प्रिवेंट द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ऐसे पेशेंट के मुंह पे डायरेक्टली बात नहीं करना है, क्योंकि उसके ड्रॉपलेट हमारे पे आएंगे तो वो एग्जिट जो हो रही है वो हमारे अंदर आ सकती है। नेक्स्ट है वेयरिंग अ मास्क। आपको जब भी पेशेंट को जा रहे हैं, वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी इफ द नर्स इज इन्फेक्टेड और शी इज डीलिंग विद द पेशेंट हु आर इन्फेक्टेड। अगर नर्स खुद इन्फेक्टेड है या फिर आप एक ऐसे पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, तो आपका वेयरिंग अ मास्क इज कंपल्सरी। आपको मास्क पहनना कंपल्सरी, या तो आप खुद इन्फेक्टेड है या फिर आप ऐसे पेशेंट को डील कर रहे हैं जो इन्फेक्टेड है, तो आपको मास्क पहनना कंपल्सरी है, ठीक है। नेक्स्ट है केयरफुल हैंडलिंग। आप केयरफुल हैंडल करेंगे बेटा ऑफ वेस्ट, लाइक जैसे आप यूरिन, आपका यूरो बैग है, ठीक है, फीसेस है किसी पेशेंट का, ठीक है, एमएसएस मतलब क्या है, वॉमिटिंग है किसी पेशेंट की, एंड ब्लड इज इंपॉर्टेंट। तो केयरफुली इनका हैंडलिंग करना है। जैसे कोई वेस्ट है, जैसे आप यूरो बैग कर रहे हैं, फीसेस कर रहे हैं स्टूल का, या इमेसेस कर रहे हैं, इमेसेस मतलब पेशेंट की वॉमिटिंग, ब्लड, इन सबको आपने केयरफुली क्या करना है, वेस्ट को हैंडलिंग करना है, वेस्ट को केयरफुली ले हैंडल करना है। ऐसे नहीं कि आपने स्प्रेड कर दिया या आप ऐसे खुले में लेके जा रहे हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्पोजल ग्लव शुड बी अ वॉन्ट टू प्रिवेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट और इन्फेक्टेड मटेरियल, ठीक है। डिस्पोजल जो ग्लव्स होते हैं शुड बी वॉन्ट, ठीक है। तो डिस्पोजल ग्लव्स को भी हमें अच्छे से क्या करना है बेटा, डिस्पोजल जो ग्लव्स हैं उनको भी अच्छे से हैंडलिंग करनी है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट को भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा फोर्थ चेन होता है आपका, ये फोर्थ चेन है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन को आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब जो मोड है उसको ही कम कर देना। जैसे सिंगल पेशेंट रूम, एक पेशेंट का सिंगल पेशेंट, कॉन्टेक्ट प्रिकॉशन मतलब पेशेंट को सिंगल वहां पे रखें तो कॉन्टेक्ट नहीं होगा, ठीक है, किसी के कॉन्टेक्ट से। अब जनरल वार्ड में सभी लोग आ रहे हैं तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, तो हमने किसी पेशेंट को सिंगल रूम दे दिया, तो सिंगल रूम प्रिकॉशंस हो सकते हैं। स्टाफ टू, जो स्टाफ है टू परफॉर्म हैंड हाइजीन, वो हैंड हाइजीन परफॉर्म कर रही है प्रॉपरली। पुट ऑन गाउन, गाउन पहन रही है प्रॉपरली, एप्रन पहन रही है, ग्लव्स
प्रायर टू द एंटरिंग पेशेंट रूम, पेशेंट के रूम में एंटर होने से पहले ये सब आपको पहनना है। एंड व्हेन एंटिसिपेटेड कॉन्टेक्ट विद द पेशेंट, जब आप कॉन्टेक्ट करें पेशेंट के साथ और उसकी सराउंडिंग को, तो वही बिफोर एंड आफ्टर आपको क्या करना है, पेशेंट के कॉन्टेक्ट में जब आप आ रहे हैं उससे पहले और पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है। और बिफोर एंटरिंग द पेशेंट रूम, पेशेंट के रूम में एंटर होने से पहले आपको प्रॉपरली मास्क पहनना है, गाउन पहनना है, ठीक है, सब कुछ ग्लव्स पहनने, तभी पेशेंट के रूम में आप एंटर कर सकते हैं। तो वो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कम हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करना है। नेक्स्ट रिमूव करेंगे सबसे पहले गाउन, एप्रन एंड ग्लव्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर लीविंग द रूम। जैसे ही आप लीव रूम से बाहर निकलने से पहले आपको क्या करना है, रिमूव करना है गाउन को, एप्रन को, ग्लव्स को एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर लीविंग द रूम। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट नॉन डिस्पोजल इक्विपमेंट एंड आइटम्स रिमूव फ्रॉम द पेशेंट रूम। जैसे ही आप पेशेंट के रूम के पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके क्या है डिस्पोजल इक्विपमेंट है उनको प्रॉपरली क्या करना है, आपको क्लीन करना है और डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है। बाकी तो आपके क्या चल जाएंगे, जो स्टरलाइजेशन के लिए जाने हैं वो स्टरलाइजेशन के लिए चल जाएंगे। ऐसा नहीं कि पेशेंट के पास में उनको छोड़ के आ गए, प्रॉपरली इनको डिस्पोज करना है, उसके बाद ही आपको पेशेंट के रूम को छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट है आपका ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में हम क्या करेंगे, वही सिंगल रूम पेशेंट होगा तो स्टाफ को सबसे पहले ड्रॉपलेट में तो आपको सर्जिकल मास्क पहनना है, ठीक है। सर्जिकल मास्क ये याद रखना आपको, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। ड्रॉपलेट में आप क्या पहनेंगे, सर्जिकल मास्क पहनेंगे व्हेन एंटरिंग, जब भी पेशेंट के रूम में जाएंगे। एंड रिमूव डिस्पोजल मास्क, आपको डिस्पोज मास्क को रिमूव करना है आफ्टर लिविंग द पेशेंट रूम ऑन परफॉर्म हैंड हाइजीन। जैसे ही पेशेंट के रूम में एंटर करेंगे आपको सर्जिकल मास्क पहनना है और जैसे ही निकलेंगे आपको मास्क को रिमूव करना है और हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आपको इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को अबाउट द रेस्पिरेटरी हाइजीन एंड कफिंग एटिकेट्स, ठीक है। उसको रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताना है कि आपको रेस्पिरेटरी हाइजीन, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है आपका, तो उसको रेस्पिरेटरी हाइजीन के बारे में बताना है कि जब भी आप स्नीज कर रहे हैं तो आप हाथ लगा सकते हैं, आप मास्क पहन सकते हैं, आपको ऐसे खुले में नहीं करना है स्नीज। और उसको एटिकेट्स बताने हैं, ठीक है, कि जब भी आप स्नीज करें तो आप ऐसे हाथ लगा लें, कफ करें तो ऐसे हाथ लगा लें, ऐसे खुले में ना खांसें, क्योंकि अब जैसे खुले में खांसेंगे तो पूरे ड्रॉपलेट क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका लिमिट पेशेंट मूवमेंट, पेशेंट की मूवमेंट को बहुत ज्यादा लिमिट करना है आपने, ठीक है। उसके जो पेशेंट की मूवमेंट है उसको क्या करना है, लिमिट कर देना है, ठीक है। और आउटसाइड द रूम एंड दी मेडिकली नेसेसरी पर्पसेस, ठीक है। तो उसके जितने मूवमेंट हो सकते हैं उतने आपको लिमिट करने। पेशेंट टू पुट ऑन अ सर्जिकल मास्क व्हेन लिविंग अ रूम, पेशेंट को आपको हमेशा ही सर्जिकल मास्क बनाना। देखो हमेशा ड्रॉपलेट वाले का याद रखना, आपसे पूछा जाता है कौन सा मास्क यूज करते हैं, तो सर्जिकल मास्क, ठीक है। ड्रॉपलेट वाले में कौन सा मास्क यूज करते हैं हम, सर्जिकल मास्क। तो पेशेंट को हमेशा जब भी वो रूम को छोड़ता है तो क्या करना है, उसको सर्जिकल मास्क ही पहनाना है, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉपलेट प्रिकॉशन था बेटा। नेक्स्ट है आपका एयरबोर्न प्रिकॉशन। एयरबोर्न प्रिकॉशन में हम क्या करते हैं, सिंगल नेगेटिवली प्रेशर रूम। सिंगल नेगेटिवली प्रेशर रूम क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे ओटी का जो प्रेशर होता है ना बेटा, बहुत नेगेटिव प्रेशर होता है। मतलब उसमें क्या होता है, आपका पूरा ही प्रेशर दिया जाता है और पूरा उसमें बिल्कुल भी आपका क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। डोर टू रिमेन क्लोज्ड हमेशा, क्योंकि एयरबोर्न मतलब हवा से फैलेंगे, तो उसके जो हवा का प्रेशर है वो बिल्कुल ही नेगेटिव कर दिया जाता है, एकदम कम कर दिया जाता है। और डोर हमेशा बंद रहते हैं बेटा इसमें। स्टाफ टू पुट ऑन N95, देखो इसमें याद रखना है कि इसमें कौन सा मास्क लगाना है आपको, N95, उसमें सर्जिकल मास्क था, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है। उसमें N95 था। एयरबोर्न में जो आपका ड्रॉपलेट है उसमें आपका सर्जिकल मास्क है, और एयरबोर्न में हमेशा हम कौन से लगाते हैं, N95 लगाते हैं। तुमने देखा होगा जो हमारा कोरोना था वो क्या था, एयरबोर्न डिजीज थी, तो उसमें हम N95 मास्क यूज कर रहे थे। व्हेन एंटरिंग पेशेंट के रूम में जब भी आप जा रहे हैं, रिमूव, और उसको रिमूव करना है, डिस्पोज करना है और हैंड हाइजीन को परफॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट पेशेंट अबाउट द रेस्पिरेटरी, वही आपको कफिंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है। पेशेंट टू पुट ऑन सर्जिकल मास्क व्हेन लिविंग रूम, जब भी पेशेंट बाहर आएगा तो उसको सर्जिकल मास्क पहनाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा पोर्टल ऑफ एग्जिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या आएगा आपका, जब भी हम पोर्टल ऑफ एंट्री की बात करते हैं कि एंट्री हो कहां से रही है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम मेंटेन करेंगे इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन से नेक्स्ट है प्रिपेयर पोजीशन ऑफ ट्यूबिंग, आपको ट्यूबिंग की जैसे आपका मे प्रिवेंट इंजरीज एंड स्किन ब्रेकडाउन, तो आपको प्रॉपर पोजीशन रखनी है ट्यूबिंग की। टर्निंग एंड पोजिशनिंग ऑफ
डिप्लेट क्लाइंट्स, ठीक है। तो आपको जो भी आपके क्या है अनकॉन्शियस क्लाइंट हैं उनको कैसे टर्न करना है, कैसे पोजीशन देनी है, वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें इंश्योर आपको क्या करना है कि आप यूज करें पर्सनल हाइजीन ऑफ क्लाइंट रेगुलरली, जैसे पेशेंट का माउथ केयर करना, ठीक है, अगर कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है उसका हेयर केयर करना, उसका बैक केयर करना, उसका नेल केयर, उसकी आई इरिगेशन, ईयर इरिगेशन, इसका ध्यान आपको रखना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ कंटामिनेटेड सिरिंज, जो कंटामिनेटेड सिरिंज है और नीडल्स है उनका प्रॉपर क्या होना चाहिए बेटा, डिस्पोजल होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ कैथेटर्स, जो कैथेटर्स है जैसे यूरिनरी कैथेटर्स है, जैसे आपका यूरिनरी कैथेटर है बेटा, तो इनका प्रॉपर क्या होना चाहिए बेटा, प्रॉपरली इनको हैंडलिंग करना है। एंड ड्रेनेज सेट, जो ड्रेनेज सेट है आपका, केयर शुड बी टेकन, उनकी केयर करनी है वाइल कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग द स्पेसिमेन, जब भी आप कलेक्ट कर रहे हैं उनको हैंडलिंग कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर हैंडलिंग आपको करना है इन सब का, क्योंकि यहाँ से आपकी क्या हो सकती है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्टिंग ससेप्टिबल होस्ट, जो होस्ट क्या है आपका, जो होस्ट है जो जिनको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। द नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं बेटा, आपका रेगुलर ओरल हाइजीन आप कर सकते हैं, रेगुलरली आपको बोलना है पेशेंट को आप ब्रशिंग करें, रेगुलरली माउथ की केयर करें। नेक्स्ट मेंटेन एडिक्वेट इनटेक, ठीक है, प्रॉपर उसको फ्लूइड इनटेक लेना है, प्रॉपर क्या करना है, फ्लूइड इनटेक लेना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंकरेज डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, पेशेंट को बोलना है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, क्योंकि जितना ऑक्सीजन जाएगी उतना ही हमारा अच्छी बॉडी का क्या करेगा, इम्यूनिटी बिल्डअप होगी, ठीक है। नेक्स्ट उसको इंकरेज प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में चिल्ड्रन एंड अडल्ट क्लाइंट, क्योंकि इनको ज्यादा होता है बेटा, इनको ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी क्या होती है, लो होती है, इनकी इम्यूनिटी क्या होती है, लो होती है, तो चिल्ड्रंस और जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने की, तो उनको हमने क्या करना है, प्रॉपरली बताना है, इंकरेज करना है कि आपको इम्यूनाइजेशन करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका मेंटेनिंग, यहाँ पे मेंटेनिंग हैंडलिंग आपका प्रोसेस, ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ इनटेक ऑफ वेल बैलेंस डाइट, उनको बोलना है एक अच्छी डाइट लेना है बेटा पेशेंट को, कंटेनिंग असेंशियल प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन हो ज्यादा, वाइटामिन हो, फैट्स हो एंड कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, तो प्रॉपर डाइटिंग के लिए बोलना है कि आपको प्रॉपर वेल बैलेंस डाइट लेनी है जिसके अंदर आपका प्रोटीन भी हो, वाइटामिन भी हो और आपका कार्बोहाइड्रेट भी हो। नेक्स्ट है आपको इंस्टीट्यूशन मेजर्स टू इम्प्रूव एपेटाइट ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एपेटाइट को इंप्रूव करना है। हेल्पिंग द क्लाइंट टू आइडेंटिफाई मेथड्स टू रिलीव स्ट्रेस, अगर पेशेंट को स्ट्रेस हो रहा है तो ये भी पेशेंट को बताना है कि वो कैसे कोप अप कर सकता है, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, वो मेथड भी आपको बताने कि पेशेंट क्या कर सकता है, उनसे कोप अप कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें नेक्स्ट है आपका पैथोजन फॉल इनटू अ टू ब्रॉड कैटेगरीज, जैसे ब्लड बोन कैरिड इनटू दी बॉडी फ्लूइड्स एंड एयरबोर्न, ठीक है, एयर से, तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हमें कंटेन करने हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है, ग्लविंग करनी है, गाउनिंग करनी है, मास्क है और शू कवर है। देखो हैंड हैंड वॉशिंग के बारे में इसके अंदर आता है, तो प्रॉपर स्टैंडर्ड प्रिकॉशन के अंदर हैंड वॉशिंग हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम ग्लविंग गाउनिंग, ग्लविंग क्या होती है, गाउनिंग क्या होती है, मास्क क्या होता है, शू कवर क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में था कि इन्फेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब हमने पढ़ा, जिसमें हमने हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर हम पढ़ चुके हैं। बाकी हम ग्लविंग गाउनिंग मास्क और शू कवर इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक आपका इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर था कि हॉस्पिटल सेटिंग में कैसे इन्फेक्शन फैलता है और कैसे हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये कौन सा पढ़ा बेटा, कंट्रोल, कैसे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे, हॉस्पिटल सेटिंग में, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। तो अगर हम समराइज करें इस टॉपिक को तो हमने क्या पढ़ा, इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग, ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग में कैसे हम कर सकते हैं, जिसमें हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को भी पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, उसके बाद ब्रेक ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन, कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका इन्फेक्शन कंट्रोल वाला टॉपिक हो चुका है बेटा।
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट फंडामेंटल के टॉपिक को कवर करेंगे। वैसे आपका थ्योरेटिकल जो पार्ट था वो फिर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फंडामेंटल का 50-70 पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। तो प्रोसीजर और बचते हैं आपके, वो प्रोसीजर भी हम लेटर ऑन करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया हो। आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में।